अच्छा, हम लोग फाइनल अकाउंट्स कर रहे थे और दो सम्स शायद बाकी था हमारा, मुझे जितना याद आ रहा है 11 और 12। ठीक है, ये दो क्वेश्चन बाकी था। तो पहले 11 वाला क्वेश्चन देखो। Mr. Oswald maintains his accounts on mercantile basis. The following trial balance has been prepared from his books as at 31st of March 2013. तो 31 मार्च 2013 का यहाँ पर हमें प्रिपेयर करना है इनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेसेसरी एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एंड एक्रूड आइटम एज वेल एज डेप्रिसिएशन। हमें एडजस्टमेंट करना है आउटस्टैंडिंग का, एक्रूड आइटम का, डेप्रिसिएशन का। अगर नहीं भी बताता तो भी करना पड़ेगा। अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है वही एडजस्टमेंट होता है, जो कि दो जगह पुट होता है। प्लांट एंड मशीनरी ये फिक्स्ड एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट में जाएगा, लाइबिलिटी है। सेल्स ये ट्रेडिंग में जाएगा, परचेज ट्रेडिंग में जाएगा। सैलरी जो है वो पीएल में जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस, अच्छा, ये प्रीपेड इंश्योरेंस का क्या होगा? ये प्रीपेड इंश्योरेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर है, बता सकते हो इसका क्या होगा? बैलेंस शीट में चेक होगा। अच्छा, बैलेंस शीट में चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज पीएल में। ठीक है, बैलेंस शीट में हम लोग लिख सकते हैं। एडवांस रेंट, एडवांस रेंट ये भी हम लोग चाहे तो बैलेंस शीट में लिख सकते हैं। गुड मॉर्निंग शुभ, আওয়াজ পাচ্ছ শুভ? হ্যাঁ হ্যালো, দিদি। আচ্ছা হ্যাঁ দিদি, আওয়াজ পাচ্ছি। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा देखो, फाइनल अकाउंट जो कर रहे थे, प्रीपेड इंश्योरेंस है, एडवांस रेंट है ये, लेकिन सब एक चीज ध्यान दो, ये सब ट्रायल बैलेंस के अंदर है। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है। अच्छा, उसके बाद एडवांस सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, फर्नीचर फिक्सचर, ओपनिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, रेंट, मिसलेनियस एक्सपेंस, कैश इन हैंड, इन्वेस्टमेंट, ड्रॉइंग्स, डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, एक्रूड डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कैपिटल अकाउंट, टेलीफोन चार्जेस, sundry debtor, stationery and printing, कैश एंड बैंक, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड ऑन लोन, मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, लोन अमाउंट, सॉरी लोन अकाउंट, सैलरी इंक्लूड 10,000 टूवर्ड्स रेनोवेशन ऑफ प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस, मतलब ये पर्सनल खर्चा था जो कि बिजनेस के एक्सपेंस में दिखा दिया, इंक्लूडेड है ना, तो ये हमें लेस करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक अमाउंटेड टू 75,000। मिस्टर ओसवाल however request you to prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st of March 2013 and a बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, देखो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग इनकी। अरे खुद ब खुद एंटर हो गए, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। पता नहीं। वही तो हम सोच रहे, इसलिए मैंने देखा ही नहीं कि तुम नहीं बोलने से मुझे पता ही नहीं चलता। अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ओसवाल trading and profit and loss account for the year ended 31st of March 2013.
प्लांट एंड मशीनरी, तो ये चला जाएगा बैलेंस शीट में 2,12,500 प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, इस पे डेप्रिसिएशन था क्या, देख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, नीचे कुछ डेप्रिसिएशन के बारे में बताया था, यहाँ तो कुछ नहीं बताया है। ओन इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन ऑन, ये रहा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। बताओ इसमें डेप्रिसिएशन लेस करें या ऑलरेडी लेस किया हुआ है। मैंने बताया था कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है तो क्या होगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर दिया हुआ है डेप्रिसिएशन भी, ट्रायल बैलेंस के अंदर ही प्लांट एंड मशीनरी का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो बताओ ये एडजस्ट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। एडजस्ट किया हुआ। हाँ, एडजस्ट किया हुआ है। और अगर नहीं किया हुआ होगा ना, तो वो ऊपर में देखना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, वहां पर ऊपर लिखा हुआ था कि एडजस्टमेंट नहीं किया हुआ है, तो हम लोगों ने एडजस्टमेंट किया था। ठीक है, तो ये अगर लेस किया हुआ है तो इसको हम लोग डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2,12,500, या फिर और एक तरीके से भी तुम लोग के यहाँ पर प्रेजेंटेशन था, वो भी मैंने दिखाया था 2,12,500, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करके फिर उसे माने ग्रॉस वैल्यू ऑफ मशीन दिखा के फिर लेस करना चाहिए। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये इजी रहेगा। ठीक है, अब जब लेस किया हुआ है तो फिर हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर, ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा। करेंट लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर 2,64,000। सेल्स 6,50,000 बाई सेल्स 6,50,000। परचेज 4,20,000। सैलरी 40,000। अच्छा, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये हम लोग बैलेंस शीट में लिख सकते हैं, और अगर चाहे तो पीएल में भी एडजस्ट कर सकते हैं। चलो बैलेंस शीट में ही लिख लेते हैं। तुम लोग का मैट जो है उसमें एडजस्ट किया हुआ है पीएल में, हम लोग बैलेंस शीट में भी लिखेंगे तो भी आंसर आएगा। देखो कैसे लिखेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होगा तो यहाँ लिख देते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, और जो मैट में किया हुआ है उसको भी हम समझा देंगे वो कैसे हो रहा है। प्रीपेड इंश्योरेंस हो जाएगा 370। अच्छा, एडवांस रेंट, ये भी एसेट है। एडवांस रेंट 2,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000। अच्छा, के बाद एडवांस सैलरी 2,500 यहाँ आ जाएगा। एडवांस सैलरी 2,500। अच्छा, एडवांस सैलरी 2,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2,650, ये तो इधर आ जाएगा टू इलेक्ट्रिसिटी बोल के। $2,500 इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा सॉरी, 2,650 गलत लिख दिया। 2,650 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अच्छा, उसके बाद है फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये चला जाएगा एसेट साइड में 72,000। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 72,000। फर्नीचर एंड फिटिंग्स हो गया 72,000। अच्छा, नेक्स्ट क्या है। ओपनिंग स्टॉक 50,000। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 450। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस यहाँ लिख लेते हैं, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी
और ओपनिंग स्टॉक था 50,000। टू ओपनिंग स्टॉक 50,000। अच्छा, इंश्योरेंस 120, रेंट 10,000। टू इंश्योरेंस 120, टू रेंट 10,000, 1200। अच्छा, 10,000 रेंट, 10,000 इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस 1200। अच्छा, रेंट गलत देख रहे हैं क्या? ये हो गया आउटस्टैंडिंग उधर, नहीं ठीक है। इंश्योरेंस 1200, रेंट 10,000, मिसलेनियस एक्सपेंस 14,000। टू मिसलेनियस एक्सपेंस 14,000। अच्छा, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 3,000, इन्वेस्टमेंट 80,000। ये दोनों ही बैलेंस शीट में जाएगा, कैश इन हैंड और इन्वेस्टमेंट। कैश इन हैंड और इन्वेस्टमेंट 3,000, 80,000। 80,000 और यहाँ हो गया 3,000। यहाँ पर ड्राइंग्स है, उसके बाद ड्राइंग्स है 24,000। अच्छा, ड्राइंग्स के बाद डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये इनकम होता है। डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ये इनकम होता है, ये पीएल के बाई साइड में जाएगा, बाई डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। बाई डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 8,000। अच्छा, नेक्स्ट देखो, एक्रूड डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 8,000, एक्रूड डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1,500। एक्रूड मतलब मिलना चाहिए था, नहीं मिला, तो ये एसेट है, इनकम है ना। तो एक्रूड डिविडेंड, एक्रूड डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1,500। अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ये चला जाएगा पीएल में, और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 37,500 और 8,000। 37,500 और 8,000। 37,500 और 8,000 to depreciation on plant and machinery to depreciation on furniture and fixture। 37,500 और 8,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कैपिटल 2,11,970। 2,11,970। अच्छा, कैपिटल के बाद टेलीफोन चार्जेस 6,000। टू टेलीफोन चार्ज 6,000। sundry debtor 1,70,500। sundry debtor 1,70,500। যদি সানডে ডেটর্সটা এদিকে হবে। এটা ম্যাম ओ अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, लाइबिलिटी में लिख sundry debtor तो इधर 1,70,500। हाँ, 1,70,500। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 1,200। कैश एट बैंक 65, यहाँ लिख लेते हैं, कैश एट बैंक 65,000। उसके आगे क्या था? स्टेशनरी प्रिंटिंग 1,200। स्टेशनरी प्रिंटिंग 1,200।
कैश एट बैंक हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट साइड है तो एक्सपेंस है 8,000 टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 1,500 लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस 1,500 और लोन अकाउंट है 90,000। लोन 90,000। अच्छा कुछ एडजस्टमेंट भी था। क्लोजिंग स्टॉक 75,000 यहाँ लिख देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 75,000 और ये ट्रेडिंग में भी जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक 75,000 और सैलरी इंक्लूड 10,000 टुवर्ड्स रेनोवेशन ऑफ प्रोप्राइटर रेसिडेंस, मतलब ड्राइंग्स। तो सैलरी में लेस ड्राइंग्स होना चाहिए, टू सैलरी ऊपर कर देते थोड़ा। एडजस्टमेंट हो जाएगा। टू सैलरी लेस ड्राइंग्स 10,000 यहाँ पर 40,000 तो ये हो जाएगा 30,000 और ड्राइंग्स कैपिटल में भी जाएगा, कैपिटल से लेस। अच्छा और कुछ नहीं है। तुम लोग मुझे थोड़ा ऐड करके बताओ कि कितना किधर आ रहा है, ठीक है? बताओ जीपी कितना आ रहा है। टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है देखो। 7,25,000 इधर आ रहा है, इधर माइनस करने से कितना आएगा? 2,55,000। 4,65,000 तो माइनस करने से 2,55,000। अच्छा 2,55,000 ये हो गया जीपी। देखते हैं, हम लोगों ने दूसरे मेथड से किया है, बुक में अलग तरह से किया है। बुक वाला भी हम एक बार बता देंगे कि कैसे हुआ है वो, जस्ट समझने के लिए। बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन तो 2,55,000 प्लस 8,000 इधर लिखेंगे। 2,55,000 प्लस 8 कितना होगा? देखो ठीक हुआ है, 2,63,000 हो रहा है, एक बार चेक कर लो। हाँ मैम। अच्छा तो अब ये माइनस करके बताओ, सब ये सब ऐड करो। मैम 30 एंड लास्ट का एक बार दिखाए तो मैम, वो पीएल के लास्ट का छूट गया मैं एक दो तो। हाँ इंटरेस्ट ये ऑन कितना हो रहा है बताओ। बुक के साथ टैली नहीं होगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये भी सही है करने का। बताओ कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट। हाँ। ऐड करो एक बार सब। हम आज कैलकुलेटर लेके नहीं बैठे। 30 10 40 और 10 50 54,000 और 2,650 56,650 प्लस 1,200 कितना होगा? 1,44,450। 1,44,450 ये आ रहा है नेट प्रॉफिट। हाँ अच्छा तब इसको लिखते हैं इधर, चलो एड नेट प्रॉफिट देखते हैं। 1,44,450 अब ये पूरा एडजस्ट करो, माइनस हो जाएगा 34 प्लस ये ओ मिल गया कैलकुलेटर, चलो।
ये आ रहा है 3,53,020 ऐसा आ रहा है, देखो तो सही आया है कि नहीं। $7,14,970, क्या तुम लोग का भी ऐसा ही आ रहा है 7,14,970? मैम 6,83,920 अलग आ गया। अच्छा, इधर वाला लाइबिलिटी साइड। मेरा तो इतना आया 7,14,970, हो सकता है गलत आया है। अच्छा देखो किसका दोनों साइड टैली होता है, जो आया उससे तुम अपना करो, हम अपना करके देखते हैं, पता चल जाएगा किसका गलत है। मेरा तो टैली नहीं किया, शायद तुम्हारा सही है। डिफरेंस आ आ रहा रहा है है। हाँ डिफरेंस आ रहा है 450 का। 450 का। अच्छा, ये वाला मेरा तब ये गलत आया होगा, देख लेते हैं यहाँ पर। ये देख लेते हैं, 2,11,970 -34,000 प्लस 1,44,450। तो ये थ्री, अच्छा यही तो मेरा गलत आया है। 3,22,420 प्लस 20 हाँ 90,000 है ना, ये आ रहा है ना। हाँ। Yes, ma'am. कह रहा है। मैम अच्छा हाँ, मैम हम ये वाला नहीं लिखे, ये जो 450 है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी यही छूटा है। इसीलिए टैली नहीं हो रहा, इसी का नहीं लिए तो टेरेंट नहीं होता। हाँ नहीं तो हो जाना चाहिए था। ठीक है, रुको इसको सही कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग प्रिया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। 6,78,000 आ रहा है। मैम 6,84,370। अरे बाबा, मेरा क्या क्या आ जा रहा है, ओ अच्छा हाँ, ये मेरा भी तो यही आया, मैंने ही गलत लिख दिया। 6,84,370, और इधर भी उतना ही आ रहा है ना, सिक्स लैख हाँ मैम। एट्टी फोर थ्री हंड्रेड देखो ये ना, इससे हम लोग इजीली कर पाएंगे, और जो बुक में जो सोल्यूशन है उसके साथ हमारा क्या, अब देखो ये भी करेक्ट मेथड है, वो भी करेक्ट मेथड है। बुक का जो मेथड है उसमें क्या किया है, हम एक एग्जाम्पल से बता देते हैं। जैसे बुक में तुम लोग अगर देखोगे तो तुम लोग का जो सैलरी लिखा हुआ है ना, उसको कितना किया हुआ है, टू सैलरी बोल के, वो पीएल में है 26,500। अब वो कैसे आया हम दिखा देते, देखो इन लोगों ने पूरा का पूरा एडजस्टमेंट, कौन सा वाला एडजस्टमेंट का हम बात कर रहे हैं, ये देखो जो फाइनल अकाउंट मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर कोई एक्रूड आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, तो ये एडजस्टमेंट कैसे किया उन लोगों ने, तो पूरा का पूरा एडजस्टमेंट पीएल में किया। अब एडजस्टमेंट अगर पीएल में देंगे, मेरे कहने का मतलब है अगर हम लोग ये सब एडजस्टमेंट लाइक आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आउटस्टैंडिंग अगर तुम लोग देखो ना, ये पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस में था। नॉर्मली ये आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस रहता है, लेकिन ये पूरा ट्रायल बैलेंस में था। और इधर जितना भी प्रीपेड एडवांस ये सब अगर देखोगे, तो ये सभी हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर था। तो तुम लोग के बुक में जो सोल्यूशन है उसमें इन लोगों ने क्या किया, ये सब पीएल में एडजस्ट करके लिखा है। मैंने तुम लोग को पहले भी बताया था, आइदर पीएल में करो या फिर बैलेंस शीट में, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो रहता है वो एक ही बार एडजस्ट होता है। अब पीएल में कैसे एडजस्ट होगा उसका एक हम एग्जाम्पल दिखा देते हैं। जैसे सैलरी, ये 40,000 जो है, इसको क्या लिखेंगे, सैलरी टू कैश या फिर बैंक, 40,000, ठीक है। अच्छा अब बताओ, जो सैलरी में एडवांस था, आउटस्टैंडिंग सैलरी था 6,000, बताओ वो किधर ब्रॉट डाउन करे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी तो हम लोग दे रहे एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग है तो किधर ब्रॉट डाउन होगा, बाई मतलब क्रेडिट साइड या डेबिट साइड। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है, यहाँ पर देखो अभी जो बैलेंस शीट को क्लोज किया, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, कितना हो जाएगा 6,000, ठीक है। अच्छा उसके बाद और एक सैलरी का तुम लोग को एडजस्टमेंट मिलेगा, एडवांस सैलरी किया हुआ था 250, तो टू एडवांस सैलरी 2,500, ठीक है।
ये हो जाएगा। अब इसका टोटल करो, मुझे बताओ कितना आ रहा है। 42,500 अब माइनस करके बताओ कितना आ रहा है। 42,500 माइनस 6,000 तो ये आ रहा है 36,500। इसको क्या बोलेंगे, बाई पीएल। ठीक है, बाई पीएल। लेकिन इसमें एक ड्राइंग्स वाला भी बात था। ठीक है, सैलरी एक जो है सैलरी में इंक्लूडेड है एक खर्चा जो हम लोगों ने रेनोवेशन के लिए किसी को दिया था। सैलरी इंक्लूड्स 10,000 टुवर्ड्स रेनोवेशन। तो ड्राइंग्स किया था हम लोगों ने, तो ये 36,500 पूरा पीएल में नहीं जाएगा। फिर इसमें से कितना लेस हो जाएगा, ये 10,000 जो है वो लेस हो जाएगा बाई ड्राइंग्स बोल के। ड्राइंग्स हुआ है जो कि सैलरी में इंक्लूड हो गया है, कितना 10,000। तो ये लेस कर दो 10,000 तो ये आ जाएगा 26,500 पूरा एडजस्ट करके। ये देखो 26,500। इसका मतलब ये पीएल में गया है। तुम लोग देख सकते हो, जिन लोग के पास मैट है वहां पर जो सैलरी का खर्चा है उसे इसी तरह से लिखा गया है, ये 26,500। तुम लोग चाहो तो इस तरह से ये पूरा ट्रीटमेंट करके इसको पीएल में लिख सकते हो। और पीएल में लिखोगे तो उस केस में तुम लोग ये वाला अमाउंट, ये देखो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी ये जो है, और यहाँ पर कहा गया एडवांस सैलरी, ये दोनों यहाँ नहीं आएगा, ये दोनों फिर यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ऐसे करके शायद दो एडजस्टमेंट है जो कि हम लोग चाहे तो पीएल में भी कर सकते हैं। और एक एडजस्टमेंट दिखाते हैं, देखो एक ऐसा और भी एडजस्टमेंट था। एडवांस रेंट का था, आई थिंक एडवांस रेंट किया हुआ है और रेंट है 10,000। ये देखो रेंट, तो रेंट हम लोगों ने पे किया है तो टू कैश 10,000 और एडवांस रेंट तो एसेट होगा टू बैलेंस बीडी। रेंट खर्चा है, अगर एडवांस देके रखे हैं तो एसेट होता है ना। एडवांस रेंट है 2,000, ये देखो एडवांस रेंट है 2,000। ठीक है, अच्छा और एक प्रीपेड रेंट भी था, देखो प्रीपेड रेंट भी था। ये नहीं, ये प्रीपेड इंश्योरेंस है। एडवांस रेंट, अच्छा और तो कुछ नहीं है था आई थिंक रेंट का। तो ठीक है, इसको क्लोज करो। बाई क्या हो जाएगा, बाई पीएल 12,000 और रेंट का कोई डेटा नहीं था तो बाई पीएल 12,000। तो तुम लोग चाहो तो इसको डायरेक्टली पीएल में लिखोगे। जब लिखोगे तो ये जो एडवांस रेंट यहाँ पर मैंने लिख रखा है ना 2,000, ये वाला यहाँ पर नहीं आएगा। जैसे ये सैलरी नहीं आएगा, मैंने बताया ये वाला सैलरी नहीं आएगा। इस तरह से तुम लोग चाहो तो इसको पीएल में भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आंसर थोड़ा सा डिफर कर जाएगा। ठीक है, आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे अगर तुम लोग देखो तो यहाँ पर जीपी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि जीपी में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन बाकी अगर तुम लोग देखोगे तो उसमें चेंजेस आ जाएगा। तो ये वाला पीएल वाला एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, इस तरह से होगा। तो उसमें थोड़ा अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेकिन तुम लोग के यहाँ पर तो अकाउंट नहीं बना हुआ है, जस्ट एडलेस करके दिखा दिया है। तो इस तरह से तुम लोग कर सकते हो। रेंट का दिखा दिया मैंने, इंश्योरेंस का भी दिखा देते। चलो इंश्योरेंस ये भी दिखा देते, तुम लोग चाहो तो दोनों तरह से करके रख सकते हो। इंश्योरेंस का दिखा देते, ये देखो इंश्योरेंस भी खर्चा है, इसका प्रीपेड करना एडवांस होगा, एडवांस एसेट होता है तो टू बैलेंस बीडी प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस हो जाएगा 370। अच्छा प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया 370। इंश्योरेंस है 1200 का, ये देखो इंश्योरेंस है 1200 का। तो टू कैश या फिर बैंक 1200, 1200 और 370। अच्छा और तो कुछ नहीं है। 1570 तो बाई पीएल 1570। तो ये तीन आइटम मैंने बता दिया, तीन ऐसा था। ठीक है, बाकी सब नॉर्मल क्वेश्चन था, बाकी और कुछ भी नहीं था। ये तीनों का ऐसा था जिसका हम लोग एडवांस और प्रीपेड यहाँ पर लिखे हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस ये वाला। और डिविडेंड का भी तुम लोग कर सकते हो। एक्रूड डिविडेंड है, मतलब डिविडेंड इनकम मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिला, वो भी हो जाएगा। एक्रूड डिविडेंड मतलब डिविडेंड इनकम। एक्रूड डिविडेंड एसेट होगा टू बैलेंस बीडी 6,000 है। ये देखो मैंने यहाँ से देख के लिख दिया। ये देखो सॉरी 1,500 है, एक्रूड डिविडेंड 1,500 है।
और डिविडेंड का इनकम कितना था वो यहाँ पर लिखा था मैंने, ये देखो डिविडेंड इनकम 8000, तो बाई बैंक या फिर बाई कैश होगा, बाई कैश 8000, तो पीएल में कितना जाएगा 2 पीएल, $6500 ये चला जाएगा पीएल में। तब ये वाला डेटा भी यहाँ पर नहीं आएगा, बाकी सब तो आएगा ही, बैलेंस शीट का ही है। ये देखो फिर बैलेंस शीट में यहाँ से डेटा नहीं आएगा, यहाँ से अगर देख रहे हो ये इतना तक नहीं आएगा इसमें, तो फिर ये सब ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर ये आउटस्टैंडिंग सैलरी, इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इसी तरह से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अब एक ही यहाँ पर बचा है फाइनल अकाउंट्स। ये देखो एक फाइनल अकाउंट्स बचा है, क्वेश्चन नंबर 11, लेकिन इसके लिए हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला पोर्शन अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारा रेक्टिफिकेशन है, तो तुम लोग का रेक्टिफिकेशन है, जब रेक्टिफिकेशन करवा देंगे तो ये वाला क्वेश्चन करवाएंगे। तुम लोग इसको एक बार याद रखना, मतलब नोट डाउन कर लो कि क्वेश्चन नंबर 11 खाली बाकी रखा है मैंने। ठीक है, अभी तो यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन बाद में तो मेरा ये स्लाइड मिलना मुश्किल है, लेकिन तुम लोग कॉपी में लिखो क्वेश्चन नंबर 11 रेक्टिफिकेशन के बाद ही करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो फाइनल अकाउंट्स तो कंप्लीट हो गया। आज हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं फाइनल अकाउंट्स वाला। ठीक है, आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे दैट इज कंसाइनमेंट। ठीक है, कंसाइनमेंट एक आता है तुम लोगों का, कंसाइनमेंट स्टार्ट करेंगे। देखो कंसाइनमेंट का मतलब क्या है, कंसाइनमेंट का मतलब ये होता है कि जब हम लोग बिजनेस को, मतलब मान लो हम लोगों को बिजनेस जहां पर हम लोग कर रहे हैं उस जगह को छोड़ के बाकी जगह पे भी फैलाना है। ठीक है, मतलब वो अदर स्टेट हो सकता है या फिर अपने स्टेट में अलग अलग जगह में हो सकता है। तो बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए हम लोग नॉर्मली क्या कर सकते हैं, ब्रांच ओपन कर सकते हैं अलग अलग जगह पे। लेकिन ब्रांच ओपन करने का प्रॉब्लम, या फिर अलग अलग जगह पे जैसे हम लोग आउटलेट बोलते हैं वो ओपन कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, मैंने तुम लोग को ब्रांच अकाउंट भी पढ़ाया था, तो ब्रांच ओपन करने से एक्सपेंसिव इसीलिए है क्योंकि ब्रांच ओपन करने का मतलब है पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर हमें बिल्डअप करना पड़ेगा, अकाउंटेंट रखना पड़ेगा। अगर छोटा सा ब्रांच है तो कम से कम एक इंसान को रखना पड़ेगा, अगर अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं भी बनाते कम से कम एक दो लोग को वहां रखना पड़ेगा जो पूरा काम को वहां मैनेज कर रहे होंगे। तो एक मैनेजमेंट तो हमें चाहिए वहां पर भी। तो ब्रांच हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा अगर हम लोग अपना बिजनेस को अलग अलग जगह पे स्प्रेड करना चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम लोग अपना बिजनेस को स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट नॉट लाइक ब्रांच, ब्रांच की तरह उतना तो नहीं होगा, लेकिन हाँ बेनिफिट जरूर होगा, दैट इज थ्रू एजेंट, थ्रू एजेंट। ठीक है, हम लोग चाहे तो एजेंट के थ्रू से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट जो है वो दूसरे जगह पे सेल कर सकते हैं, चाहे वो अदर स्टेट हो या अपने स्टेट पे अलग अलग जगह पे हो, क्योंकि लोकल पीपल को लोग पहचानते ज्यादा है। हम लोग अगर चाहे जैसे कोलकाता में बैठ के मान लो हम झाड़ग्राम में बेचना चाहते हैं, बेच सकते हैं, अगर मेरा झाड़ग्राम में कोई डायरेक्ट हम लोगों को जानते हैं तो हम बेच सकते हैं, या फिर खड़गपुर में। लेकिन लोकल लोग को अगर हम लोग एज ए एजेंट अपॉइंट कर पाते हैं तो इसमें क्या होगा, हमारा सेल ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग जितने लोगों को नहीं जानेंगे लोकल पीपल उससे ज्यादा लोगों को जानेंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थ्रू एजेंट ये सेल कर सकते हैं। और जब हम लोग एजेंट के थ्रू अपना सेल कंप्लीट करते हैं तो उस सेल को बोला जाता है कंसाइनमेंट सेल। ठीक है, एजेंट के थ्रू से जब सेल कंप्लीट होता है तो उसे बोला जाता है कंसाइनमेंट सेल। अब कंसाइनमेंट में देखो दो पार्टी इन्वॉल्व होता है, कंसाइनर और कंसाइनी। ठीक है, कंसाइनर कौन है और कंसाइनी कौन है, कंसाइनर मतलब हु सेंड्स द गुड्स। ठीक है, जो गुड्स भेज रहा है वो होता है कंसाइनर। कंसाइनी कौन है, कंसाइनी मतलब हु रिसीव द गुड्स एंड सेल इट ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर।
कंसाइनर के बिहाफ में जो बेचता है उसे हम लोग कंसाइनी बोलते हैं। तो कंसाइनर को एक्चुअली क्या बोला जाता है? कंसाइनर को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल, और कंसाइनी को हम लोग क्या बोलेंगे? कंसाइनी को हम लोग बोलेंगे एजेंट। ठीक है, कंसाइनी को हम लोग बोलेंगे एजेंट। तो इन दोनों के अंदर का जो रिलेशन होता है वो प्रिंसिपल एंड एजेंट का होता है। ठीक है, प्रिंसिपल एंड एजेंट का होता है। एक मिनट स्लाइड खत्म हो गई। अच्छा देखो, लास्ट मैंने यहां तक बताया कि प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है कंसाइनर और कंसाइनी के अंदर। ठीक है, अच्छा अब कंसाइनर जो गुड्स भेज रहा है, कंसाइनर और यहाँ पर लिखते हैं कंसाइनी, तो जो गुड्स भेज रहा है उस गुड्स का ओनर कौन है? ओनरशिप किसके पास रहेगा? अगर हम लोग कंसाइनी को भेज देते हैं अपना गुड्स बेचने के लिए, तो क्या ओनरशिप कंसाइनी के पास चला जाएगा या फिर ओनरशिप हमारे पास ही रहेगा? क्या लगता है, ओनरशिप किसके पास रहेगा? मेरे ओनरशिप पास का, ही रहेगा। हाँ मतलब कंसाइनर के पास रहेगा। ठीक है, ओनरशिप हमेशा किसके पास रहेगा? ओनरशिप इसके पास रहेगा, कंसाइनर के पास। तो फिर कंसाइनी के पास क्या प्रॉपर्टीज रहेगा गुड्स का? उसको क्या बोलते हैं? तुम लोग लॉ में पढ़े हो, बताओ इसको क्या बोलेंगे? कंसाइनी के पास जो रहता है उसे क्या बोलते हैं? बेलमेंट और बेल, जो बेलमेंट वाला एक्ट है उसमें होता है ना बेलर और बेली, बताओ क्या होता है? मैम इसके पोजीशन, पास पोजीशन हायर परचेज में भी मैंने बताया था तुम लोग को ये पोजीशन। ठीक है, पोजीशन हो सकता है, मतलब रखने का अधिकार है बट ओनरशिप नहीं है। ठीक है, रखने का अधिकार है बट ओनरशिप नहीं है। इसीलिए रिस्क, रिस्क जो है, रिस्क रिमेन्स विथ कंसाइनर। अगर कोई भी प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, मतलब कंसाइनर जब अपना गुड्स भेज रहा है दूसरे जगह एजेंट को यानी कंसाइनी को, और मिड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन में अगर किसी भी तरह से गुड्स हमारा मतलब एबनॉर्मल लॉस हो जाता है, चाहे वो चोरी हो जाए, चाहे फायर ऑकर हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसका रिस्क जो है वो कंसाइनर का ही होता है, कंसाइनी का नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर कंसाइनी का कोई रिस्क नहीं होगा क्योंकि वो ओनर थोड़ी ना है, वो ओनर तो नहीं है। तो पोजीशन उसके पास सिर्फ पोजीशन है, तो कंसाइनी का कोई इसमें लेना देना नहीं है। अगर इन द मीट वे अगर कोई भी प्रोडक्ट लॉस हो जाता है तो उसका पूरा भरपाई कंसाइनर को करना पड़ेगा, उससे कंसाइनी का कोई भी लेना देना नहीं होता है बिकॉज वो ओनर नहीं है। अच्छा अब बिजनेस करके जितना भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट ये किसका होगा? कंसाइनर का होगा। ठीक है, लेकिन इसको क्या मिलेगा? पूरा जो प्रोसेस है इसको सिर्फ मिलेगा कमीशन। कंसाइनी किस लिए काम कर रहा है? क्योंकि उसे कमीशन चाहिए। लेकिन कंसाइनर किस लिए काम कर रहा है? वो अपना और एक तरह से सेल करने का कोशिश कर रहा है थ्रू एजेंट, और इससे वो अपना बिजनेस बढ़ा रहा है, उसमें प्रॉफिट चेक करेगा कि ऐसा सेल करके मुझे कोई प्रॉफिट हुआ है कि नहीं, और इस पूरे प्रोसेस में कंसाइनी को क्या मिलेगा? कंसाइनी को कमीशन मिलेगा। ठीक है, अच्छा कंसाइनर भेजेगा प्रोफोर्मा इनवॉइस, ये क्या होता है बताते हैं, प्रोफोर्मा इनवॉइस, और कंसाइनी भेजेगा अकाउंट्स सेल। ये सब तुम लोग का शॉर्ट क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत। ठीक है, अकाउंट सेल्स एमसीक्यू में आएगा। तो अकाउंट सेल्स और प्रोफोर्मा इनवॉइस, प्रोफोर्मा इनवॉइस इज रिलेटेड विद कंसाइनर। मतलब क्या होता है? इनवॉइस मतलब समझ सक रहे हो, बिल। इनवॉइस में क्या लिखा हुआ रहेगा? प्रोफोर्मा इनवॉइस में कंसाइनर ये डिटेल्स लिख के भेजेगा कि कितना सारा गुड्स उसने भेजा है, आइटम्स मतलब अलग अलग, जैसे मान लो प्रोडक्ट टाइप 1, प्रोडक्ट टाइप 2, 3 ऐसा है, प्रोडक्ट टाइप ए बी सी, तो आइटम्स कितने सारे आइटम्स है, यूनिट्स मतलब कितने पीसेस है या फिर कितना किलो है ये। ठीक है, रेट क्या रेट है?
ठीक है। रेट कितना है, हर एक चीज का रेट कितना है, हर एक प्रोडक्ट का रेट कितना है, ये सब लिखना पड़ेगा। ठीक है। वैरायटीज ऑफ गुड्स, क्वांटिटी तो मैंने बता दिया, ये यूनिट्स मतलब क्वांटिटी, आइटम्स मतलब वैरायटीज। अच्छा, रेट भी बता दिया, रेट मतलब प्राइसेस भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब अकाउंट सेल्स में क्या होगा, अकाउंट सेल्स कौन भेजेगा, अकाउंट सेल्स भेजेगा कंसाइनी, किसको भेजेगा, कंसाइनर को भेजेगा, और वहां पर वो क्या डिटेल्स भेजेगा, वो डिटेल्स ये भेजेगा कि कितना सेल्स हुआ है, सेल्स मेड, डेटा तो भेजना पड़ेगा, इतना प्रोडक्ट सेल हुआ। एक्सपेंसेस इनकर्ड, एक्सपेंसेस इनकर्ड मतलब देखो, कंसाइनर तो अपना खर्चा करके प्रोडक्ट भेज ही रहा है बेचने के लिए, लेकिन जब प्रोडक्ट वहां पर पहुंचेगा, ठीक है, तो कंसाइनी को क्या करना पड़ेगा, कंसाइनी को अनलोडिंग चार्जेस देना पड़ सकता है। वो तो नहीं बोल सकता है ना कि आपका प्रोडक्ट है आप अनलोडिंग चार्जेस दो, आप वेयर हाउस चार्जेस दो, ये सब वो नहीं बोल सकता है। वो इतना बोल सकता है हम खर्चा भी कर देंगे, आप मुझे बाद में दे दीजिएगा। तो एक्सपेंस इनकर्ड, इसका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपेंस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। ठीक है, कंसाइनर कर नहीं सकता है, इसलिए कंसाइनी उसके बिहाफ में कर रहा है, ताकि क्योंकि वो उसका प्रोडक्ट बेचेगा और उसको क्या मिलेगा, उसको तो सिर्फ कमीशन मिलेगा, प्रॉफिट का हिस्सा थोड़ी ना मिलेगा। तो वो क्या कर रहा है, वो बिजनेस में कोई भी पैसा नहीं लगाएगा, वो सिर्फ प्रोडक्ट को बेचने का कोशिश करेगा और प्रोडक्ट को बिकवाने के लिए जो भी खर्चा होगा बिहाफ ऑफ कंसाइनर वो करेगा, और उसका खर्चा का डिटेल्स वो अकाउंट सेल्स में लिख के भेज देगा कि मैंने अपने तरफ से इतना खर्चा किया है आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो मुझे ये पैसा आप दे दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, कमीशन का डिटेल्स भी वो लिख देगा कि मुझे इतना कमीशन मिलेगा। ठीक है, और कमीशन का भी बताते हैं कैसे होगा। और यहाँ पर लिखा जाएगा और एक डेटा, दैट इज बैलेंस ड्यू टू प्रिंसिपल, बताते हैं ये क्या है। बैलेंस ड्यू टू प्रिंसिपल मतलब कंसाइनी लिख देगा, सपोज मैंने 10,000 का सेल किया है, हम एजेंट है, ठीक है, मैंने बोला मैंने 10,000 का सेल्स किया है और मैंने ये आपका 10,000 का सेल्स करते हुए 2,000 का खुद खर्चा किया था, तो आप मुझे वो 2,000 दे दीजिएगा। मैंने खर्चा किया 2,000, तो एजेंट को 2,000 मिलेगा और मुझे कमीशन मिलेगा 1,000। ठीक है, तो टोटल कंसाइनी को मिलेगा 3,000 रुपया और 10,000 का सेल्स हुआ है, तो बैलेंस बचता है 7,000। तो कंसाइनर को कंसाइनी 10,000 नहीं भेजेगा, सिर्फ और सिर्फ 7,000 भेजेगा, यानी नेट एडजस्टमेंट करके वो भेज देगा कि कितना पैसा मिलेगा, उसी को बोला जाता है बैलेंस ड्यू टू प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब कंसाइनर, कंसाइनर को कितना पेमेंट मिलेगा। अच्छा, और एक पॉइंट यहां पर रहता है एडवांस, एडवांस और बिल्स रिसीवेबल, इसका भी डिटेल्स रहता है। एडवांस और बिल्स रिसीवेबल मतलब एडवांस या बिल्स रिसीवेबल का पॉइंट यहाँ पर कहां से आ गया, देखो क्या होता है कि एजेंट जो है, एजेंट के पास, एजेंट के थ्रू से हम लोग अपना प्रोडक्ट बिकवाना चाहते हैं, ये ठीक बात है, लेकिन एजेंट के ऊपर हमारा भरोसा भी तो होना चाहिए। अगर एजेंट के पास प्रोडक्ट पहुंचा और एजेंट लेके भाग गया, हो सकता है जैसे मैंने 10,000 का प्रोडक्ट भेजा और एजेंट पूरा का पूरा 10,000 का प्रोडक्ट लेके भाग गया, कुछ बेचा वेचा नहीं, पूरा पैसा खा गया। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कंसाइनर को एक इनसिक्योरिटीज रहता है, तो एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट, जैसे अगर रेंटेड घर पे कभी रहोगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रेंट देने से काम बन जाता है, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है कि आप मेरे घर को तोड़फोड़ ना दो, अगर तोड़फोड़ देते हो तो ये पैसा से हम वो रिकवरी कर लेंगे, ये सब एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है। तो इन दोनों के बीच में भी एक एग्रीमेंट होता है, जहां पर अगर एग्रीमेंट में ऐसा है कि कुछ एडवांस पैसा देना पड़ेगा, मतलब आपको अगर ऐसे एजेंट काम करना है तो आप पहले मुझे 5,000 दे दीजिए, हम आपको 10,000 का प्रोडक्ट भेजेंगे, जब आप बेच देंगे तो वो आपके साथ एडजस्ट कर देंगे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 10,000 का सेल हो गया और कंसाइनी ने खर्चा किया है 7,000 का, ठीक है, फॉर एग्जांपल टोटल मिला के कमीशन वगैरह सब, यानी सॉरी मैंने अभी दिखाया था 3,000 का, तो 7,000 रुपया जो है वो बैलेंस हो रहा था प्रिंसिपल को देने के लिए, लेकिन अगर 5,000 पहले से ही उसने दे के रखा है एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट, तब वो 5,000 भी यहाँ से एडजस्ट कर लेगा और सिर्फ 2,000 रुपए जो है वो कंसाइनर को भेजेगा। ठीक है, तो एडवांस का बात तब आता है अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट का बात आए तो। अब एडवांस भी हो सकता है जो कि डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू से भेजा जा सकता है, या फिर अभी तो ऑनलाइन के थ्रू से सारा चीज होता है।
इसके अलावा बिल्स जो है बिल्स ड्रॉ करके भी किया जा सकता है। जैसे कंसाइनर कंसाइनी पे कौन बिल्स ड्रॉ करेगा? कंसाइनर, क्योंकि कौन कंसर्न्ड है मैटर पे। अगर किसी का लॉस होगा तो किसका होगा? कंसाइनर का होगा ऑब्वियसली, कंसाइनी का तो होगा नहीं, वो प्रोडक्ट लेके भाग गया, उसका तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो कंसाइनर क्या कर सकता है? या तो उससे एडवांस मांग सकता है, अगर उसे लगे कि मुझे मतलब डर है कि ये पैसा लेके भाग जाएगा, तो एडवांस मांग सकता है एजेंट, एज ए एजेंट काम करवाने के लिए, या फिर बिल्स रिसीवेबल उसके ऊपर ड्रॉ कर सकता है। बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ करने से क्या होगा? जितने बिल्स रिसीवेबल नॉर्मली 3 मंथ्स का होता है, मैक्सिमम 3 मंथ्स का होता है। बिल्स रिसीवेबल मतलब एक डॉक्यूमेंट है ये, ठीक है। इसके थ्रू से हम लोग चाहे तो, जैसे चेक होता है ना, चेक जैसा होता है, तो बिल्स रिसीवेबल में क्या होगा? सपोज अगर 3 मंथ्स का बिल्स ड्रॉ किया गया है, या फिर 2 मंथ्स का, मतलब मैक्सिमम 3 मंथ्स हो सकता है। वैसे 70 डेज, 30 डेज, 20 डेज, या फिर 1 मंथ का भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, डेज वाइज भी हो सकता है। तो ये जो बिल्स है, बिल्स भी चाहे तो कंसाइनर ड्रॉ कर सकता है कि एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट हम आप पे बिल्स ड्रॉ कर रहे हैं। और बिल्स ड्रॉ करने से क्या होता है? वहां पर जिसके ऊपर बिल्स ड्रॉ किया जाता है उसके पास रहता है बिल्स पेएबल, और जो बिल्स ड्रॉ करता है उसके पास रहता है बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल को हम लोग क्या कर सकते हैं? वहां पर बिल्स पेएबल जिसके पास है, मतलब कंसाइनी को क्या करना पड़ेगा, बताते हैं मेथड क्या होता है। बिल्स भी तुम लोग का है, ये देखो, कंसाइनर बिल्स ड्रॉ करेगा, उसके पास रहेगा बिल्स रिसीवेबल। कंसाइनी बिल्स को एक्सेप्ट करेगा, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करेगा, और उसके पास रहेगा बिल्स पेएबल। एक्सेप्ट करने का मतलब है साइन करके इसको रिटर्न कर देना, जहां पर लिखा हुआ रहेगा कि हम आपको इतने दिन बाद इतना पैसा दे देंगे, तो हो गया सिक्योरिटी डिपॉजिट का काम। तो उसी तरह से बिल्स रिसीवेबल भी यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट का काम करेगा। और ये सब चीज कहाँ लिखा हुआ रहेगा? अकाउंट सेल्स में। अकाउंट सेल्स कौन मेंटेन करेगा? कंसाइनी। और ये पीरियोडिकली ये डेटा भेजते रहेगा। जैसे मान लो 10 दिन में एक बार अकाउंट सेल्स बना के भेज दिया, फिर 10 दिन में एक बार। और जब भी कंसाइनर अपना प्रोडक्ट भेजेगा कंसाइनी को, तो हमेशा प्रोफोर्मा इनवॉइस बना के भेजेगा, ठीक है, प्रोफोर्मा इनवॉइस बना के भेजेगा। अच्छा, अब कमीशन का देख लो। कमीशन कितने तरह का होता है? कमीशन नॉर्मली 2 तरीके का होगा, एक है ऑर्डिनरी और एक है स्पेशल। अच्छा, स्पेशल में 2 तरह का कमीशन होता है, डेल क्रेडियर और ओवरराइडिंग। ऑर्डिनरी कमीशन जो है, ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मली सेल्स एजेंट जैसे काम करते हैं, यानी जितना सेल हुआ उसके ऊपर एक परसेंटेज ऑफ कमीशन जब मिलता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी कमीशन। एक फिक्स्ड परसेंटेज कमीशन, ठीक है, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन ग्रॉस सेल, तब उसे बोला जाता है ऑर्डिनरी कमीशन, ठीक है। स्पेशल कमीशन 2 तरह का होता है, ओवरराइडिंग एंड डेल क्रेडियर। अब ओवरराइडिंग और डेल क्रेडियर का मतलब समझो। डेल क्रेडियर का मतलब हो गया, जैसे ही हम लोग सेल करते, बिजनेस करने से 2 तरह का सेल होता है, कैश क्रेडिट। अब क्रेडिट सेल होने से बैड डेप्ट का चांसेस तो होगा ही, कुछ ना कुछ बैड डेप्ट हो सकता है, ठीक है, ये एक प्रोबेबिलिटी है कि कितना होगा। अब डेल क्रेडियर कमीशन का मतलब है, क्रेडिट पे जब प्रोडक्ट सेल होगा और उससे अगर बैड डेप्ट अराइज होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्मली किसका होना चाहिए? जो ओनर है बिजनेस का। ये प्रॉफिट लेगा तो बैड डेप्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंसाइनर का ही होना चाहिए। लेकिन अगर कंसाइनी कहीं पर ऐसा बोल रहा है कि बैड डेप्ट का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लेंगे, मतलब अगर मैंने 100 प्रोडक्ट बेच दिया, फॉर एग्जाम्पल 100 पीसेस मैंने प्रोडक्ट बेच दिया, और उसमें से 2 पीसेस प्रोडक्ट जो बेचा उसका कस्टमर पैसा नहीं दे पाया, और ये हो गया बैड डेप्ट, ठीक है। तो ये 2 पीसेस का जो बैड डेप्ट है, जो लॉस है, ये नॉर्मली कंसाइनर का होना चाहिए। लेकिन कंसाइनी अगर बोल रहा है कि हम आपको 100 पीसेस सेल, सपोज 10 रुपए करके किया है, तो 1000 रुपए सेल का हो रहा है, 2 पीसेस नहीं बेच पाया, बैड मतलब बेच दिया था, नहीं रिकवर कर पाया, बैड डेप्ट हो गया, 20 रुपीज का लॉस है। तो ये लॉस
हम बियर करेंगे, ठीक है। हम आपको 1000 रुपीज ही देंगे, जबकि मुझे 1000 नहीं मिला। मुझे कितना मिला? मुझे मिला है 980 रुपीज, क्योंकि हम 20 रुपीज रिकवर नहीं कर पाए, क्योंकि एक कस्टमर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, बैड डेप्ट हो गया है। लेकिन हम आपको 1000 ही देंगे, लेकिन उसके बदले आपको मुझे क्या देना पड़ेगा? आपको मुझे एक स्पेशल और कमीशन देना पड़ेगा ऑर्डिनरी कमीशन के साथ साथ, दैट इज डेल क्रेडियर कमीशन। तो डेल क्रेडियर कमीशन का मतलब वो कमीशन होता है जब बैड डेप्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनी खुद लेता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डेल क्रेडियर कमीशन। तो इसका लिखो, इट इज अलाउड ओनली व्हेन कंसाइनी undertake the risk of bad debt। बैड डेप्ट का रिस्क अगर कंसाइनी लेगा, और यहाँ पर कैसे कमीशन पे कैसे किया जाएगा? जैसे ये ग्रॉस सेल पे किया जाता है, और ये कैसे पे किया जाएगा? इट इज कैलकुलेटेड at an agreed rate either on total sales if no agreement or on credit sales if agreement provide। ये क्या है? देखो क्या लिखा है मैंने, कैसे कैलकुलेट होगा? नॉर्मली जो एग्रीड रेट है, जैसे मान लो 2% डेल क्रेडियर कमीशन, तो एग्रीड रेट, इट इज कैलकुलेटेड एट एन एग्रीड रेट आइदर ऑन टोटल सेल, या तो पूरे टोटल सेल पे ही होगा। जैसे मैंने अभी दिखाया था 1000 रुपीज का सेल हुआ था और 20 रुपीज का बैड डेप्ट हुआ था। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो 1000 पे ही सपोज 2% अगर डेल क्रेडियर कमीशन है तो इतना और मिलेगा, 1000 पे 2% यानी 20 रुपीज मिलेगा। और अगर एग्रीमेंट बना हुआ है कि क्रेडिट सेल पे ही सिर्फ मिलेगा तो फिर 20 पे 2% मिलेगा, तो ये आई थिंक 40 पैसा हो जाएगा, 40 पैसा, ठीक है। ऐसे अब हमें कैसे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो नॉर्मली तुम लोग का जो क्वेश्चन रहता है वहां पर हमेशा टोटल सेल पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं मिलेगा तुम लोग को एग्रीमेंट बना हुआ था कि नहीं था, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे होता है, ठीक है। तो तुम लोग हमेशा एज्यूम करो कि कोई एग्रीमेंट नहीं था और टोटल सेल पे कैलकुलेट करना। ये चीज हम बोल रहे हैं मतलब एग्जाम पर्पस के लिए, मतलब तुम लोग जब एग्जाम में करोगे या फिर जो भी सॉल्यूशंस तुम लोग को मिलेगा तुम लोग के मैट में, वो इस बेसिस पे बना हुआ है, ये वाला नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल होता है। अच्छा चलो, अब ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन का मतलब है कि जितने में सेल करने बोला है, अगर उससे ज्यादा में कंसाइनी सेल कर देता है, सपोज 10 रुपीज पर पीस सेल करने के लिए कहा गया था, लेकिन कंसाइनी ने थोड़ा एफर्ट लगाया और 12 रुपए पर पीस में बेच दिए, तो प्रॉफिट 2 रुपए का ज्यादा करवा दिया, तो इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग प्राइस। जो प्राइस बोला गया था उसको ओवरराइड करके बेचा गया है। तो कंसाइनी तो डिमांड करेगा ना कि मैंने आपका 2 रुपए का प्रॉफिट और भी करवाया, तो फिर आप मुझे एक्स्ट्रा कमीशन दो, दैट इज द ओवरराइटिंग कमीशन। तो इसको लिखते हैं, इट इज अलाउड ओनली it is allowed to push sales or to effect sales at price higher than price fixed by the consignor। और इसमें कैसे पेमेंट किया जाएगा ये तो मतलब बता दिया क्या होता है, कब दिया जाता है। इसका पेमेंट का कैलकुलेशन कैसे होगा? इट इज कैलकुलेटेड ऑन डिफरेंस between
actual sales and sales at specified selling price. ब्रैकेट में लिखो if no agreement or on actual total sales, if agreement provides. अब इसका क्या है, देखो कैसे कैलकुलेट करना है. इट इज कैलकुलेटेड ऑन डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड टोटल सेल्स. जैसे मैंने बोला कि 10 रुपीज एक्चुअल सेल्स और टोटल सॉरी 12 रुपीज में एक्चुअल सेल्स प्राइस है, लेकिन स्पेसिफाइड सेलिंग प्राइस था ये वाला. ठीक है, तो 2 रुपए डिफरेंस जो है, इट इज कैलकुलेटेड ऑन डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड सेल्स एट स्पेसिफाइड रेट. ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर दिया जाएगा जो स्पेसिफाइड रेट होगा उसके ऊपर. इफ नो एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, लेकिन अगर एग्रीमेंट बना हुआ है तो एक्चुअल सेल्स पे होगा. ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लेकिन तुम लोग को क्वेश्चन में मुझे जितना याद आ रहा है डेल क्रेडियरी मिल सकता है, ओवरराइडिंग उतना नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ये हो गया कमीशन का डिटेल्स की कमीशन कितने तरह का हो सकता है ये चीज. ठीक है, शॉर्ट में पूरा मैंने बता दिया कितने तरह का कमीशन हो सकता है. इससे जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आए यहाँ से काफी है, तुम लोग बता सकते हो. अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमें डील करना है दैट इज एबनॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल लॉस. ये हम लोग पढ़ेंगे, एबनॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल लॉस. इसका ट्रीटमेंट हमें जानना है. ठीक है, एबनॉर्मल और नॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा. अब लॉस कहाँ हो सकता है और कब कब हो सकता है. देखो, जब प्रोडक्ट एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन में जा रहा है, तो अगर रास्ते में किसी भी तरह का लॉस हो, ठीक है, अगर वो नॉर्मल रीजन है तो उसे हम लोग बोलेंगे नॉर्मल लॉस, और अगर नॉर्मल रीजन नहीं है तो उसे हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस. अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा नॉर्मल रीजन है और कौन सा एबनॉर्मल रीजन है. ठीक है, एबनॉर्मल रीजन का मतलब है कि एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में था लेकिन हम लोगों ने नहीं किया, मतलब जो गुड्स के इनहेरेंट नेचर के वजह से नहीं है. ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस को. इट इज एन अवॉइडेबल, मतलब हम लोग चाहते तो इसे अवॉइड कर सकते थे. अवॉइडेबल लॉस विच ऑकर ड्यू टू abnormal factors like fire, theft, spoilage, leakage, breakage, pilferage, etc. ये हो जाता है हमारा एबनॉर्मल लॉस. और नॉर्मल लॉस का मतलब होता है जो गुड्स के इनहेरेंट नेचर के वजह से होता है. नॉर्मल लॉस है इट इज एन अनअवॉइडेबल लॉस which occur due to normal factors or due to inherent nature of goods. ठीक है, ये गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए होता है. ठीक है, मतलब जो हम लोग रोक नहीं सकते. जैसे कुछ पेरिसेबल गुड्स है, पेरिसेबल गुड्स में क्या होता है, पेरिसेबल गुड्स में जैसे मान लो फ्रूट्स वगैरह, उसका एक लाइफ टाइम जो है वो अनलिमिटेड थोड़ी ना होता है, वो कभी ना कभी खराब हो जाता है. तो ये थोड़ा बहुत खराब होगा ही, ये गुड्स का इनहेरेंट नेचर है. फ्रूट्स का सड़ जाना, फिश वगैरह का खराब हो जाना, ठीक है,
इसके अलावा वेजिटेबल्स हो सकता है, या फिर नैप्थोलिन जो कि हवा के साथ, मतलब हवा के साथ टच होने पे ही, मतलब हवा उस पे लगने से ही वो खुद ब खुद क्या होता है, वो इवापोरेट हो जाता है। तो ये सब होता है नॉर्मल लॉस की वजह से, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिख देते हैं, इवापोरेशन, पेरिसेबल गुड्स, like fish, vegetables, flowers, etc. ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों का ट्रीटमेंट क्या करना है, देखो ट्रीटमेंट ये होता है, ये जो है एबनॉर्मल लॉस जो है, इट इज नॉट ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट, इट इज नॉट ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट, और इसमें लिखेंगे इट इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट। अच्छा, अब ये दोनों मैटर को एक बार समझ लेते हैं कि क्या होता है ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट होने से क्या होता है, पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं होने से क्या होगा। देखो सपोज 10 यूनिट्स प्रोडक्ट ए हम लोग खरीद के लेके आते हैं सपोज 12 रुपीज में, यानी हमारा कॉस्टिंग आता है 120, लेकिन नॉर्मल लॉस है क्योंकि हर एक प्रोडक्ट में तुम लोग को मतलब हर एक बिजनेस में तुम लोग को प्रोडक्ट का नॉर्मल लॉस मिलेगा, थोड़ा बहुत नॉर्मल लॉस होता ही है। तो इस बिजनेस में भी नॉर्मल लॉस एक है। अब नॉर्मल लॉस कैसे पता चलता है, देखो ये गुड्स का इनहेरेंट नेचर है जैसे कि मैंने अभी बताया, और वो बिजनेस करते करते हमें एक आइडिया हो जाता है कि कितना नॉर्मल लॉस होना चाहिए, और जो कि मार्केट में बाकी लोगों का भी होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा ही होगा। अगर हम एक पेटी मान लो एप्पल लेके आते हैं, तो उसमें अगर मान लो एक पेटी में सपोज 50 एप्पल्स है, तो वहां पर 4 एप्पल अगर खराब हो जाता है, कि जो नॉर्मल सा बात है, वो हम लोग रोक नहीं सकते, कितने भी अच्छे तरीके से उसे लेके आओ पैकिंग करके, 4 एप्पल जो है वो खराब होता है, वो सिर्फ हमारा नहीं होगा, वो सबका ही होगा। अगर अब किसी का अगर 3 एप्पल खराब हुआ तो वो एबनॉर्मल गेन हो गया, नॉर्मली 4 एप्पल खराब होता है, उससे ज्यादा भी हो जाता है, तो 4 जो है वो नॉर्मल है। ये कैसे पता चलता है, ये हम लोग जब बिजनेस करते करते हैबिचुएट हो जाते हैं तो हमें पता चल जाता है। जैसे मान लो किसी का अगर तेल का बिजनेस है, सरसों तेल वगैरह डिलीवरी करते हैं या सब बेचते हैं, तो उसमें क्या होता है, तेल देते टाइम जैसे कि लूज तेल अगर होता है तो थोड़ा बहुत वो गिरते जाता है, वो नॉर्मल सा बात है। अगर तुम लोग देखोगे कि कहीं पर अगर रोड में अभी तो खाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लो, ये मुझे एग्जांपल दिमाग में आया, जैसे चाउमीन बनाते हैं बाहर, तो देखना उनके कढ़ाई से थोड़ा बहुत गिरते ही रहता है, अगर तुम लोग देखो तो वो गिरते रहता है, वो नॉर्मल लॉस है। लेकिन पूरा कढ़ाई उलट गया वो तो एबनॉर्मल लॉस है ना, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर गिरते रहता है वो नॉर्मल लॉस है, वो चलेगा क्योंकि वो रोक नहीं सकते हम लोग, ठीक है, वो नेचर है। थोड़ा उसको मतलब हम लोग उसको मिलाना चाहेंगे तो वो गिर ही जाएगा, वो उनका नेचर है, इस तरह से बनाते हैं कि थोड़ा बहुत गिर जाता है। जैसे हम लोग घर पे भी खाना बनाते हैं तो थोड़ा बहुत नमक मसाला डालते हुए गैस के आसपास थोड़ा बहुत गिर सकता है, लेकिन अगर पूरा ही गिर गया दैट इज एबनॉर्मल लॉस। लेकिन नॉर्मल लॉस तो होता ही है, हर एक चीज में होता है। तो वैसे मान लो कि अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल अगर 2 यूनिट्स मान लो मेरा नॉर्मल लॉस है, ठीक है, 2 यूनिट्स मेरा नॉर्मल लॉस है, तो बताओ 2 करें या ऐसे कितना करें ताकि मेरा यहाँ पर 2 कर देते, 2 करने से ये 8 हो जाएगा, 8 होने से इसको 8 16 कर देते हैं तब ठीक रहेगा, 16, तो 160, ठीक है। 2 यूनिट्स मेरा नॉर्मल लॉस हो गया। अब 2 यूनिट्स अगर मेरा नॉर्मल लॉस हो गया तो मेरे पास बेचने लायक 8 यूनिट्स ही रहा। अब बताओ, मैंने सोचा था कि 10 यूनिट लेके आए 160 रुपया खर्चा करके, लेकिन एक चीज सोचो, मेरे से तो 160 रुपया तो मेरा खर्चा हो गया है, अब 2 यूनिट हम बेच नहीं सकते क्योंकि वो नॉर्मल लॉस हो गया है। अब ये बेच नहीं सकते कस्टमर को एज अ फ्रेश गुड्स हम लोग नहीं बेच सकते, तो 8 यूनिट्स ऐसा है जो हम लोग इजीली बेच सकते हैं। अब बताओ, पहले एक एक मेरे प्रोडक्ट का कॉस्ट था 16 रुपीज करके, बट अब एक एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना हो गया है, बताओगे कितना हो गया है? अगर 20
हाँ 20 रुपीज करके 4 रुपया बढ़ गया। यानी सेलिंग प्राइस जो मुझे आइडेंटिफाई करना है, ये तो मेरा कॉस्ट प्राइस है, हम 16 रुपए करके खरीद के लेके आते हैं। लेकिन जब घर पे लेके आने के बाद हम चेक कर रहे तब मुझे पता चला अच्छा ये तो एक एक चीज मेरा 16 रुपया का नहीं हुआ, ये 20 रुपया करके हो गया। ये सबका हुआ है, क्यों? बिकॉज ये नॉर्मल लॉस है। ये चीज जो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर माना है प्रोडक्ट है, मान लो इसका बिजनेस मार्केट में जितने भी लोग करते हैं उनका सबका ही एक एक पीस 20 रुपीज करके बन जाता है, ठीक है, ड्यू टू नॉर्मल लॉस। अब हम लोग चाहे तो इसमें प्रॉफिट ऐड करके इसे बेच सकते हैं, ठीक है। अब हमें इसके हिसाब से प्रॉफिट आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर प्रॉफिट 1 रुपया है तो मार्केट में सेलेबल प्राइस हो गया 21 रुपीज, ठीक है। तो ये मार्केट प्राइस है, इससे थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो सकता है। कोई 50 पैसा प्रॉफिट रख सकता है, कोई 1 रुपया, कोई 1.5 रुपया, आसपास होता है, उससे ज्यादा कम या ज्यादा बेसी नहीं होता है। अब नॉर्मल लॉस मतलब हम लोगों ने क्या किया, एक्चुअली कस्टमर से रिकवर किया प्राइस। हम लोगों ने 16 रुपए में खरीद के लेके आए हम लोग, लेकिन हम लोग उसको बेच रहे कितना में, 21 रुपीज में। तो हमारा प्रॉफिट थोड़ी ना इसका डिफरेंस है, हमारा प्रॉफिट तो इसका डिफरेंस है, 16 20 और 1 रुपीज, ना कि 16 एंड 21, इसका डिफरेंस नहीं है। ये हमें ध्यान में रखना है। तो हम लोगों ने क्या किया, देखो यहाँ पर लिखा था ना कि इट इज ट्रीटेड एज पार्ट, ये देखो इट इज नॉट ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये नॉर्मल लॉस जो है ये पार्ट ऑफ कॉस्ट का ट्रीट होगा, ठीक है। पार्ट ऑफ कॉस्ट का ट्रीटमेंट हुआ मतलब ये देखो इसमें हम लोगों ने कॉस्ट को बढ़ा दिया और ये मार्केट में चलेगा, लोग ये 21 से खरीदेंगे भी। लेकिन मान लो अगर एबनॉर्मल लॉस होता है उसके साथ साथ, देखो नॉर्मल लॉस तो होगा ही, प्रोडक्ट ए, ठीक है, 16 रुपए करके 160 रुपए। अच्छा मेरा नॉर्मल लॉस हुआ 2 यूनिट्स, ठीक है, नॉर्मल लॉस हुआ 2 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, और एबनॉर्मल लॉस लिख देते हैं, और भी 2 यूनिट्स हुआ, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस 2 यूनिट हुआ, तो मेरे पास कितना यूनिट आके पहुंचा अभी, 6, ठीक है। अब बताओ मेरे पॉकेट से तो वही 160 ही गया। अब 160 डिवाइडेड बाय 6 अप्रोक्सीमेटली देख लो कितना होता है एक एक प्रोडक्ट का प्राइस, 26.66 आता है। तो अप्रोक्सीमेटली 27 मान ले। अब देखो जो प्रोडक्ट मेरा मार्केट में 21 में बिकने वाला है उसको हम 27 अगर कॉस्ट मानते हैं और इस पे 1 रुपया प्रॉफिट लगा के 28 में बेचेंगे, क्या कोई खरीदेगा? जो मार्केट में बाकी लोग 21 में बेच रहे हैं अगर हम 28 में बेचेंगे तो कोई क्यों खरीदेगा? पब्लिक पागल थोड़ी ना है कि वही चीज 7 रुपया ज्यादा देके खरीदेगा। मेरा प्रोडक्ट का प्राइस क्यों बढ़ गया? क्योंकि मैंने एबनॉर्मल लॉस को भी कॉस्ट का पार्ट बना लिया जो कि परमिसिबल नहीं है। तो क्या करना चाहिए, एबनॉर्मल लॉस जो हुआ है वो किसी दूसरे रीजन से हुआ होगा, लाइक चोरी हो गया होगा, आग लग गया होगा, स्पॉइलेज हो गया, लीकेज हो गया, ब्रेकेज हो गया, पिलफिरेज हो गया। तो ये सब अनअवॉइडेबल था लेकिन हम लोग नहीं रोक पाए, ठीक है। तो ये ऑलवेज नहीं होता है, ये कभी कभार होता है, और ये लॉस जो है वो बिजनेसमैन को ही बियर करना पड़ता है। तो टू यूनिट्स का जो लॉस हुआ है उसका वैल्यूएशन हम लोग करेंगे, ठीक है। उसको हम लोग कॉस्ट का पार्ट नहीं करेंगे, यानी कॉस्ट से रिड्यूस करेंगे। तो 2 यूनिट 16 रुपए करके कितना हो जाता है, 32 रुपीज। तो माइनस करो कितना आएगा, 160 माइनस 32, तो देखो 128 आ गया, ठीक है। अब 128 जो आ गया, अब देखो 128 डिवाइडेड बाय 6 करके देखो 21.33 आ रहा है ना। मतलब ये 2 पीस यहाँ से हम लोग जब लेस कर देंगे तो ये हमारा पार्ट ऑफ कॉस्ट होगा ही नहीं, ठीक है, ये पार्ट ऑफ कॉस्ट होगा ही नहीं। 32 लेस करके हमारा 120 आ गया, तो माइनस डिवाइड करने से 21.33 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट नॉर्मली कितना आ रहा था, 20 रुपीज करके आ रहा था। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर अगर पहले माइनस करके दिखाते तो वो 20 रहता है। ये देखो 8 यूनिट्स और यहाँ पर 160। तो यहाँ पर मेन जो डिफरेंस क्या हुआ, मैंने यहाँ पर कोई वैल्यूएशन नहीं किया। यहाँ पर भी तो हम 32 लगा सकते थे। अगर हम 32 लगाते तो यहाँ पर हो जाता 160 माइनस 32, दैट इज 128 डिवाइडेड बाई 8। अगर 120 यहाँ पर वैल्यूएशन कर देते ना, देखो डिफरेंस क्या होता, अगर हम नॉर्मल लॉस को भी वैल्यू कर देते तो ये 16 रुपए हो जाता और ये 160 के जगह ये 132 हो जाता। आई थिंक देखते हैं कितना होता है,
128 हो जाता, ठीक है। और 128 डिवाइडेड बाई 8 करके देखो तो वो 16 रुपए करके ही आता। 128 डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो वो 16 रुपए करके ही आता। तो हमारा लॉस हो जाता ना, मतलब हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, कस्टमर से ये जो लॉस है उसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो कस्टमर से अगर हम लोग रिकवर करना चाहते हैं तो हम लोग जो नॉर्मल लॉस है उसका कॉस्ट को हम लोग गुड्स के प्राइस के साथ ऐड कर देंगे। तो 16 रुपए की जगह हम लोगों ने उसे 20 रुपए कॉस्ट माना। तो नॉर्मल लॉस का जो है सिर्फ यूनिट लेस होता है, वैल्यूएशन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूएशन नहीं होता है क्योंकि ये कस्टमर से रिकवरेबल है, तो हम लोग इसको ले लेंगे, ठीक है। और जो एबनॉर्मल लॉस है वो कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते। जैसे सिंपल सा बात है, मेरे गोडाउन में आग लग गया इसीलिए हम 10 रुपए का सामान 15 रुपए में बेच रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये हम नहीं कर सकते, वही चीज हम यहाँ पर बोलना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखो जो एबनॉर्मल लॉस हुआ उस वजह से मेरा प्रोडक्ट, ये देखो मेरे प्रोडक्ट का प्राइस तो वैसे ही हुआ क्योंकि 8 यूनिट ही हम बेच सकते हैं, है ना। 8 यूनिट ही हम बेच सकते हैं, तो 160 डिवाइडेड बाई 8 तो ये कितना हो जाएगा 20, क्योंकि वैसे भी ये तो मेरा एबनॉर्मल लॉस है। 8 यूनिट में अब 6 यूनिट हम नहीं बेच सकते, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। लेकिन उसका मेरा वैल्यूएशन कैसे होगा, वो यूनिट से भी गया और यहाँ पर प्राइस से भी हम लोग उसे लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये 32 रुपीज यहाँ से लेस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वो हमारा 20 रुपीज ही आएगा और उस पर हम लोग प्रॉफिट, मतलब ये मेरा पूरा बेकार हो गया, ये मेरा पूरा 32 रुपीज का लॉस हो जाएगा, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट का कभी भी पार्ट नहीं होता है, ये देखो इट इज नॉट ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और एबनॉर्मल लॉस के अगेंस्ट में हम लोग इंश्योरेंस करवा सकते हैं, इसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस मिलता है, बट इसके अगेंस्ट में कभी भी इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। नो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम लोग बोलेंगे कि वेजिटेबल सड़ जाता है इसके ऊपर इंश्योरेंस करवा लेते तो इंश्योरेंस कंपनी तो लूट जाएगी। इंश्योरेंस कंपनी कभी भी इस तरह का चीज का इंश्योरेंस नहीं करेगी, वो हमेशा इस तरह का कोई इंसिडेंट हो तो उसका इंश्योरेंस कर सकती है, ठीक है। तो इंश्योरेंस होने से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, एबनॉर्मल लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। और उस केस में एंट्री हमारा ऐसा हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बताते हैं एंट्री का मतलब भी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। मान लो 1000 रुपीज का लॉस हुआ है लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने 800 रुपए दे दिए तो 200 रुपए का लॉस हुआ। इस तरह से हमें एंट्री करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। इस तरह से हम लोग ये एंट्री पास कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टोटल अमाउंट से यहाँ पर रिसीवेबल अमाउंट जो इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी जितना हम लोग रिकवर नहीं कर पाए, जितने का हम लोगों का इंश्योरेंस शॉर्टफॉल हो गया उतना हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये गया हमारा एबनॉर्मल और नॉर्मल लॉस का डिफरेंस, ठीक है। कमीशन भी बताया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग डील करेंगे दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट, क्लोजिंग स्टॉक इन कंसाइनमेंट, lying with consignee। कंसाइनी के पास हो सकता है कि सारा प्रोडक्ट नहीं बिका, हम लोगों ने एजेंट को भेजा था ना प्रोडक्ट बेचने के लिए, लेकिन हो सकता है ना उसके पास सारा प्रोडक्ट नहीं बिका, ठीक है। नहीं बिका तो उस प्रोडक्ट जो उसके पास पड़ा हुआ है जो नहीं बिका उसका हम लोग वैल्यूएशन करेंगे। क्यों करेंगे, सिंपल सा बात है, देखो ये मैंने पहले भी दिखाया था तुम लोग को, ये देखो जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, फिर टू परचेज। अब यहां से सेल कर सकते हैं बाई सेल्स, और जो कंसाइनमेंट में सेल कर रहे हैं उसका क्या एंट्री लिखेंगे, बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। मतलब ये तो लोकल कस्टमर को बेच रहा है, जैसे हम लोग कोलकाता में है तो कोलकाता में जिन लोग को बेच रहे हैं उसका बाई सेल्स लिखेंगे। और जो सेल्स हम लोग थ्रू एजेंट मान लो कहीं और कर रहे हैं, लाइक दिल्ली कर रहे हैं, तो फिर वहां पर इसका एंट्री क्या होगा, मेरा तो गुड्स आउटफ्लो तो हो ही रहा है, ये दोनों का मतलब है गुड्स इनफ्लो होना और इसका मतलब है गुड्स आउटफ्लो होना। तो मेरा अगर कंसाइनमेंट के लिए भी गुड्स आउटफ्लो हो रहा है तो वो मुझे दिखाना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग में हम लोग इस तरह से दिखाएंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। उसके बाद जो बचेगा उसे हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा बिजनेस का क्लोजिंग स्टॉक हो गया और जीपी आ जाएगा। किस पे जीपी निकलेगा,
ये जो हम लोगों ने सेल किया इसका प्रॉफिट हमें पता है, क्योंकि इसका हिसाब हम लोग कहां पर करेंगे, इसके लिए हम लोग बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, इसके लिए हम लोग बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट अलग से। ठीक है, यानी बिल्कुल पीएल के तरह होगा कि कितना प्रॉफिट लॉस। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कंसाइनमेंट में टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना लिखेंगे, जितना होगा। ठीक है, जितना हम लोगों ने भेजा, और इस गुड्स को भेजते हुए हम लोग का जितना भी खर्चा हुआ, जैसे यहाँ पर देखो वेजेस वगैरह लिखते हैं ना, वैसे ही एक्सपेंसेस लिखेंगे जो खुद करेंगे, और एक्सपेंसेस रिम्बर्स टू कंसाइनी। ठीक है, एक्सपेंसेस रिम्बर्स टू कंसाइनी, मतलब हम लोग खुद से जो खर्चा करेंगे वो भी मेरा कंसाइनमेंट का खर्चा है। ये कंसाइनमेंट बिजनेस का खर्चा मैंने खुद जो किया गुड्स को भेजने के लिए कंसाइनर तक, सॉरी कंसाइनी तक, और कंसाइनी ने जो मेरे बिहाफ में खर्चा किया वो वाला भी मेरे इसी बिजनेस का खर्चा है जो मुझे पे करना पड़ेगा। कंसाइनी ने सेल किया, लेकिन हम बाई सेल नहीं लिख सकते, बाई लिखेंगे कंसाइनी, उससे मुझे मिलेगा, ये बताएंगे डिटेल्स में। हम अब फिलहाल बताना चाहते हैं क्लोजिंग स्टॉक क्यों कर रहे हैं। अच्छा, अब ये सब मैंने खर्चा कर दिया और इतना मुझे सेल हो गया। ठीक है, अब प्रॉफिट जो लिखेंगे, अगर हम मेरा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर नहीं दिखाएंगे तो मेरा प्रॉफिट तो गलत आएगा, जस्ट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट। अगर हम लोग यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाते हैं तो मेरा प्रॉफिट गलत आएगा। जैसे ओपनिंग स्टॉक है 100 रुपीज का, परचेज हुआ है 200, तो टोटल कितना हो गया, 200 और 300। ठीक है, इसमें से मान लो मैंने कितना यूनिट बेच दिया, सपोज मैंने 100 यूनिट बेच दिया 110 करके। ठीक है, 100 यूनिट बेचा 110 करके, तो 10 रुपीज का प्रॉफिट है। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए, यहाँ पर 200। जब तक हम यहाँ पर 200 नहीं दिखाएंगे यहाँ पर 10 नहीं आएगा, चेक करके देख सकते हो। 300 है इधर और इधर कितना है 310, तभी जाके इधर 10 आएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक को हटा ही देते हो तो कैसे आएगा, तो लॉस दिखेगा। उसी तरह से हर एक बिजनेस में अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक होता है वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि क्लोजिंग स्टॉक हमारे गोडाउन में नहीं है, वो कंसाइनी के गोडाउन में है, तो हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, वही चीज सीखना है हम लोगों को। अच्छा देखो, इसको कैसे करना पड़ेगा, पहले हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू, सेंट बाय कंसाइनर कर दो, सेंट बाय कंसाइनर। यहाँ पर एक यूनिट कॉलम करो, यहाँ पर एक अमाउंट का कॉलम करो, जितना गुड्स हम लोगों ने कंसाइनी को भेजा है। ठीक है, और यहाँ पर यूनिट जाएगा, यहाँ पर अमाउंट जाएगा, फिर ऐड करेंगे एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर। ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस, इस पे ध्यान देना है, ऑल एक्सपेंस। एक्सपेंस इनकट करने से कभी यूनिट नहीं बढ़ता, ऑब्वियसली अमाउंट बढ़ जाएगा, तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद इस ये जो टोटल आया इसको लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट हो गया, लेस कर देंगे अगर कोई ऐसा गुड्स है जो पहुंचा नहीं है अभी तक, यानी स्टिल इन ट्रांजिट है, या फिर अगर गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट होता है तो उसको क्या हेडिंग करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स नॉट रीच्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स नॉट रीच्ड टू द सिटी ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी के सिटी तक नहीं पहुंचा। रीजन दो हो सकता है, या तो गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, या फिर गुड्स स्टिल इन ट्रांजिट। दोनों केस में ही हमारा यूनिट और अमाउंट लेस होगा। क्यों, लॉस इन ट्रांजिट, तो ये एबनॉर्मल लॉस है, तो एबनॉर्मल लॉस अभी मैंने दिखाया कि हम लोग रिकवर नहीं कर सकते कस्टमर से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यूनिट एज वेल एज अमाउंट दोनों लेस करना पड़ेगा, तब जाके मेरा वो मेंटेन होगा कॉस्ट प्राइस जो नॉर्मल लॉस के साथ आता है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर दोनों चीजें लेस करना पड़े। स्टील इन ट्रांजिट में दोनों चीज क्यों लेस करेंगे, जितना यूनिट नहीं पहुंचा उसका कॉस्ट माइनस कर दो, तब तो पता चलेगा कि कितना यूनिट पहुंचा है। तो इसको
लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स रीच टू द सिटी ऑफ कंसाइनी, कॉस्ट ऑफ गुड्स रीच्ड टू द सिटी ऑफ कंसाइनी, इतना पहुंच गया, ठीक है। अब पहुंचने के बाद कंसाइनी अपना खर्चा कर सकता है, ठीक है, तो ऐड करेंगे कंसाइनी का खर्चा। ऐड इसीलिए होता है क्योंकि जितना खर्चा प्रोडक्ट पे लगेगा, गुड्स पे लगेगा, उतना उसका प्राइसिंग जो है वो चेंज होते जाता है। तो नॉन रेकरिंग, ये भी बताना पड़ेगा मुझे, नॉन रेकरिंग क्या होता है। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस incurred by कंसाइनी। फिर से प्रोडक्ट पे खर्चा करने से हमारा यूनिट नहीं चेंज होता है, सिर्फ अमाउंट चेंज होता है, ठीक है। ये हो गया नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी। अब इसको लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स रेडी फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स रेडी फॉर सेल, इतना है जो हम लोग बेचने के लिए रेडी है अभी, ठीक है। अब लेस कर देंगे अगर कोई नॉर्मल लॉस है तो, एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस, क्योंकि जब हम लोग बेचने जाएंगे हमें पता चल जाता है कि इतना हमारा नॉर्मल लॉस, और इसमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स लेस होगा, यूनिट्स ओनली, इसका अमाउंट मत करो। ये देखो मैंने यहाँ पर दिखाया था यूनिट्स, क्योंकि ये कस्टमर से रिकवर है, इसीलिए 16 रुपए से हम लोगों ने इसको इंक्रीज करके 20 रुपए कर दिए, क्योंकि यूनिट लेस करने से अमाउंट का वैल्यूएशन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, पर यूनिट पे। तो एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस जो है वो हम लोग लेस करेंगे, तो इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये अवेलेबल हो गया, इतना हम लोग श्योरली बेच सकते हैं, ठीक है। अब जितना बिक गया उसके बाद जो बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड। बस इसी का हमें वैल्यूएशन करना है, जितना बिक गया, ठीक है, इतना अवेलेबल फॉर सेल है। अब बिकने के बाद जो बचेगा उसका हम लोग वैल्यूएशन करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड कितना है, जो कि कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है, इसका हमें वैल्यूएशन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा उसका रीजन मैंने तुम लोग को अभी बता दिया। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे कि नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होता क्या है, ठीक है, तो ये भी पता कर लेते हैं कि नॉन रिकरिंग एक्सपेंस क्या होता है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है विच आर इनकर्ड in order to bring the inventories to their present location and condition, whereas recurring referred to, recurring expense referred to those which cannot be considered as relating to putting the inventories in their present लोकेशन एंड कंडीशन। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ देखो,
नॉर्मली ट्रेडिंग में जो तुम लोग एक्सपेंस लिखते हो उसे डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हो। ट्रेडिंग में कौन सा एक्सपेंस हम लोग लिखते हैं? ट्रेडिंग में हम लोग वही सारा एक्सपेंस लिखते हैं जो गुड्स को अपने गोडाउन तक पहुंचाने के लिए, यानी उसके लोकेशन तक पहुंचाने के लिए, सेलेबल कंडीशन तक पहुंचाने के लिए जो भी खर्चा होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, जो कि ट्रेडिंग में जाता है। ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंस भी कुछ इसी तरह का है। विच आर इनकर्ड इन ऑर्डर टू ब्रिंग द इन्वेंट्रीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। प्रेजेंट लोकेशन में लाने के लिए कंसाइनी जो भी खर्चा करेगा, मतलब अप टू गोडाउन तक का खर्चा, वो हमारा होता है नॉन रेकरिंग। लेकिन रेकरिंग का मतलब क्या होता है, ये क्यों बोला मैंने, ताकि हम लोग दोनों में डिफरेंस समझ पाए। रेकरिंग का मतलब होता है कि ऐसा खर्चा जो गोडाउन तक लाने के लिए नहीं हुआ है, ठीक है, उस खर्चे को हम लोग बोलेंगे रेकरिंग खर्चा। और एक तरह से भी समझ सकते हो, रेकरिंग मतलब जो बार बार होगा, और नॉन रेकरिंग मतलब जो प्रोडक्ट के लिए एक ही बार अप्लाइड होगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देते हैं, देखो रेकरिंग या नॉन रेकरिंग का। जैसे यहाँ पर लिखते हैं नॉन रेकरिंग, यहाँ पर लिखते हैं रेकरिंग। अच्छा, जैसे बोलो क्लियरिंग चार्जेस, ये रेकरिंग होगा या नॉन रेकरिंग होगा? क्लियरिंग चार्जेस बताओ, क्लियरिंग चार्जेस क्या होगा, रेकरिंग या नॉन रेकरिंग? क्लियरिंग चार्जेस मतलब प्रोडक्ट को मतलब प्रोडक्ट जब रिसीव्ड होता है तो कभी कभी उसे वेयर हाउस वगैरह में रखा जाता है, फिर उसको लेके आना पड़ता है, उसको बोलते हैं क्लियर करवाना, क्लियरिंग चार्जेस। बताओ क्या होगा, क्या ये बार बार लगेगा एक प्रोडक्ट के लिए या फिर एक ही बार लगेगा? एक ही बार लगेगा। एक ही बार लगेगा, तो ये कौन सा खर्चा हो जाएगा? नॉन रेकरिंग, ठीक है, ये नॉन रेकरिंग खर्चा हो जाएगा। बताओ कस्टम ड्यूटी, कोई प्रोडक्ट हम लोग लेके आ रहे हैं, उस पे कस्टम ड्यूटी जो लग रहा है वो एक बार ही लगेगा एक प्रोडक्ट पे, या बार बार? मतलब ये गोडाउन के पहले का खर्चा है या बाद का? क्या लगता है? कस्टम ड्यूटी टैक्स होता है, बताओ, ड्यूटी यानी टैक्स। एक ही कोई बार प्रो लगता है। एक ही बार लगेगा नॉन कस्टम रिकरिंग। ड्यूटी, नॉन रिकरिंग, ठीक है। अच्छा अब बताओ कैरेज इनवर्ट, कैरेज इनवर्ट अप टू गो डाउन, ये लिख देते हैं अप टू गो डाउन, नॉन रिकरिंग, अप टू गो डाउन तक का नॉन रिकरिंग ना, हाँ। अच्छा अब बताओ वेयर हाउस चार्जेस, वेयर हाउस लेके रखे हो, प्रोडक्ट जब भी आता है उसको रखने के लिए, मतलब रेंट में मिलता है, वेयर हाउस चार्जेस गवर्नमेंट का होता है, रेंट में हम लोग ले सकते हैं वेयर हाउस चार्जेस। बताओ क्या होगा, रेकरिंग या नॉन रेकरिंग? रिकरिंग। रेकरिंग, ठीक है, ये देना ही पड़ेगा, इसको रेंट पे लेके रखे हो तो देना ही पड़ेगा। इंश्योरेंस चार्जेस, प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करवाया है, बताओ रेकरिंग या नॉन रेकरिंग? ये क्या गोडाउन, प्रोडक्ट को गोडाउन तक लेके जाने का खर्चा है इंश्योरेंस चार्जेस, ये सोचो, तभी आंसर खुद ब खुद आ जाएगा तुम लोग के सामने। क्या इंश्योरेंस चार्जेस नहीं देने से हमारा प्रोडक्ट गोडाउन तक नहीं पहुंचेगा, ऐसा कोई बात है क्या? होगा इंश्योरेंस चार्जेस। हाँ क्या होगा फिर, रेकरिंग या नॉन रेकरिंग? नॉन रिकरिंग। रेकरिंग होगा, क्यों? क्योंकि हम लोग नॉन रेकरिंग मतलब वो खर्चा है ना जो हम लोग गोडाउन तक लेके जाने के लिए कर रहे हैं। अगर हम प्रोडक्ट का इंश्योरेंस ना करें तो हम गोडाउन तक प्रोडक्ट लेके नहीं जा सकते, ऐसा बात नहीं है। प्रोडक्ट को गोडाउन तक लेके जाने के लिए क्या खर्चा देना पड़ सकता है? कैरेज इनवर्ट देना पड़ सकता है, फ्रेट देना पड़ सकता है, कस्टम ड्यूटी देना पड़ सकता है, क्लियरिंग चार्जेस। लेकिन इंश्योरेंस, ये तो मेरा मन है, मैंने करवा लिया कि प्रोडक्ट में कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो मुझे इंश्योरेंस मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट मेरा गोडाउन तक नहीं पहुंच सकता है, पहुंच जाएगा, बिना इंश्योरेंस के भी पहुंचेगा, इंश्योरेंस है तो भी पहुंचेगा। ये तो गोडाउन में पहुंचने के बाद का हो गया ना, इंश्योरेंस का जो चार्ज है वो तो पीएल का है। तुम लोग सोचो पीएल का जो खर्चा है वो सब रेकरिंग होगा यहाँ पर। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन बताओ, रिकरिंग। रेकरिंग, ठीक है। और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइज करवा रहे हो, ये सब करवा रहे हो, क्या इसके बिना प्रोडक्ट गोडाउन तक नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा। हाँ पीएल का खर्चा है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो बाद में होगा, पहले प्रोडक्ट लाओगे एज ए एजेंट सोच के देखो, उसके बाद सोचोगे ना क्या मेरा पॉलिसी है एडवर्टाइजमेंट का ताकि हम प्रोडक्ट को बेच पाए। गोडाउन रेंट बताओ, रिकरिंग।
रेकरिंग बार बार देते हैं ना, रेंट बार बार। तुम लोग इजीली कैसे आइडेंटिफाई करोगे, मैंने कहा ना, जो पीएल का खर्चा है, देखो ये सब जो है ना, ये पीएल में तुम लोग नॉर्मली लिखते हो, और ये सब जो है ये तुम लोग नॉर्मली ट्रेडिंग में लिखते हो, इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। ये ट्रेडिंग का खर्चा, ये पीएल का सारा खर्चा रेकरिंग होता है, सैलरी रेकरिंग, ठीक है। प्रिंटिंग पोस्टेज ये भी हम लोग रेकरिंग, मतलब बार बार खरीदते रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी रेकरिंग होता है, ठीक है। कोई इंश्योरेंस चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम रेकरिंग होता है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में तो वही सब आ गया, प्रिंटिंग पोस्टेज ये सब अलग से नहीं बताया यहाँ पर, ठीक है। रेंट हो गया, और उसके अलावा क्या हो सकता है, यहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह हो गया कुछ लोन पे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में सेल्समैन का कमीशन हो गया, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो गया, डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन हो गया, ये सब हो जाता है रेकरिंग। गो डाउन रेंट ये सब रेकरिंग हो जाएगा। और जो हम लोग ट्रेडिंग में लिखते हैं, मतलब प्रोडक्ट को जहां पर जैसे मान लो ट्रेन से प्रोडक्ट आया तो उसको भी क्लियर करवाना पड़ता है, वेंडर डब्बा में आया उसका अलग टिकट बनता है, फिर उसको छुड़वाओ, उस प्रोडक्ट को लेके आओ, फिर उसको अनलोड करवाओ, उसको फिर लोडिंग करवाओ, ये सब लोडिंग अनलोडिंग ये सब खर्चा अगर होगा यहाँ पर कर देते। देखो लोडिंग अनलोडिंग ये भी लिख सकते हो यहाँ पर चाहो तो, नॉन रिकरिंग में लोडिंग और अनलोडिंग, मतलब जो एजेंट है उसने पहले प्रोडक्ट को अनलोड करवाया, फिर उसको लोड करवाया, फिर अपने गोडाउन में आके अनलोड करवाएगा, तो लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा ये सब क्या होता है, नॉन रिकरिंग होगा। ये गोडाउन तक पहुंचाने का खर्चा ये सब देखो आफ्टर गोडाउन एक्सपेंसेस है, ठीक है। जो भी मेरा रिकरिंग है ये सब आफ्टर गोडाउन, गोडाउन रेंट गोडाउन में आने के बाद, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट गोडाउन में आने के बाद सोचेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ये भी पहले लोकेशन तक पहुंचे उसके बाद सोचेंगे। इंश्योरेंस चार्जेस भी वैसे ही है, ये लोकेशन में प्रोडक्ट पहुंचेगा तभी तो उसका इंश्योरेंस करेंगे हम लोग कि इसका इंश्योरेंस करवाना है नहीं करवाना है, कितना करवाना है। वेयर हाउस चार्जेस ये भी रेंटेड होता है, इसीलिए ये रिकरिंग एक्सपेंसेस होता है। तो हम लोग को करना क्या है, नॉन रिकरिंग खर्चा समझना है क्वेश्चन में और सिर्फ इसी को ऐड करना। अब सिर्फ इसी को क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो अगर हम लोग उसमें गोडाउन रेंट वगैरह दे दे जो कि बिजनेस को मेंटेन करने का खर्चा है, तो प्रोडक्ट प्राइस बढ़ जाएगा। जैसे तुम लोग ट्रेडिंग में बाई सेल्स जो लिखते हो तो वही से प्रॉफिट दिखाते हो और उस प्रॉफिट से ये सारा खर्चा पे करते हो, लाइक सैलरी इलेक्ट्रिसिटी प्रिंटिंग पोस्टेज। तो इसलिए ये प्रोडक्ट हम लोग कस्टमर से रिकवर नहीं करते ना, पहले सेल बोल देते हैं। सेल से जो प्रॉफिट आता है, यानी प्रोडक्ट सेल करने के लिए हम लोग प्रोडक्ट कस्टमर से क्या क्या रिकवर कर सकते हैं, कैरेज इनवर्ट रिकवर कर सकते हैं, फ्रेट इनवर्ट रिकवर कर सकते हैं, कोई फ्यूल वगैरह लगा है वो मतलब रिकवर कर सकते हैं अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, परचेज का खर्चा ये सब जो है, परचेज रिलेटेड खर्चा ये सब हम लोग कस्टमर से रिकवर करते हैं। तभी तो हम लोग ट्रेडिंग में ऐसे लिखते हैं ना, टू ओपनिंग स्टॉक ये भी तो हमारा खर्चा है, टू परचेज ये भी हमारा खर्चा है, टू वेजेस ये भी हमारा खर्चा है, टू कैरेज इनवर्ड ये भी हमारा खर्चा है, टू फ्रेट इनवर्ड ये भी हमारा खर्चा है। लेकिन हम लोग यहाँ पर सैलरी नहीं लिखते हैं, ये सब खर्चा हम लोग कस्टमर से रिकवर करते हैं यहाँ पर, उस इसी के हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइसिंग किया जाता है बाई सेल्स। फिर यहाँ पर लिखते हैं टू जीपी प्रॉफिट जो आता है। अब इस प्रॉफिट से बिजनेस का सारा मेंटेन करने का खर्चा पे करो जो कि रेकरिंग खर्चा होता है, जैसे कि सैलरी प्रिंटिंग पोस्टेज स्टेशनरी। अभी फाइनल अकाउंट्स में हम लोगों ने कितना सारा डेटा पीएल में लिखा था, तो वो सारा का सारा खर्चा जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट से पे किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर नॉन रिकरिंग का मतलब है सिर्फ वही चीज लिखो जो कस्टमर से रिकवर कर सकते हो, यानी ट्रेडिंग रिलेटेड खर्चा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे हो रहा है, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो बेसिक तो मैंने सारा चीजें बता दिया लगभग, कंसाइनमेंट का जो भी हमें बेसिक आइडिया चाहिए जिसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। जो भी पॉइंट था मुझे नहीं लगता कुछ छूटा है, सारा चीजें मैंने बता दिया। अच्छा एक छोटा सा और एक डिफरेंस बता देते हैं, आ सकता है सेल और कंसाइनमेंट का डिफरेंस, ये बता देते ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेल नॉर्मल सेल और कंसाइनमेंट सेल का डिफरेंस बता देते हैं। तुम लोग बताओ कि सेल में जो दो पार्टी इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन होते हैं, जो नॉर्मल सेल होता है उसमें जो दो पार्टी इन्वॉल्व होते हैं वो बायर कौन एंड होते हैं, सेलर, बायर एंड सेलर, करेक्ट। और यहाँ पर तो अभी अभी मैंने बताया कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, कंसाइनर और कंसाइनी। कंसाइनर और कंसाइनी। अच्छा इन दोनों के अंदर रिलेशनशिप कैसा होता है, अभी बताया था, प्रिंसिपल एंड एजेंट। और इन दोनों के अंदर रिलेशनशिप कैसा होता है, सेलर और बायर के अंदर रिलेशनशिप कैसा होता है, डेटर क्या बोलेंगे, डेटर
एंड क्रेडिटर, ठीक है, डेटर एंड क्रेडिटर। सेलर और बायर में क्या होता है, ओनरशिप और पोजीशन दोनों ही ट्रांसफर हो जाता है, ओनरशिप एंड पोजीशन बोथ ट्रांसफर्ड टू बायर, बट यहां पर ओनली पोजीशन ट्रांसफर्ड टू कंसाइनी। अच्छा, नेक्स्ट देखो, यहां पर क्या होता है कंसाइनमेंट में, क्या होता है कंसाइनमेंट में प्रोफोर्मा, ये कंसाइनमेंट था इधर, ठीक है, कंसाइनमेंट में क्या बनता है, प्रोफोर्मा इनवॉइस, प्रोफोर्मा इनवॉइस प्रिपेयर्ड बाय कंसाइनर। अच्छा, यहां पर क्या होता है, सेलर बनाता है, सेलर प्रिपेयर, सेल्स इनवॉइस बोलते हैं इसे, सेल्स इनवॉइस। अच्छा, और रिस्क ऑफ गुड्स बिलोंग्स टू बायर, ठीक है, जो खरीदा है, जैसे वो खरीद लिया, मान लो खरीदा है कुछ, ठीक है, जैसे मान लो कैलकुलेटर खरीदा, खरीद के जैसे ही वो रास्ते पे चलने गया और उसके हाथ से कैलकुलेटर गिर के टूट गया, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी का है, रिस्क ऑफ गुड्स बिलोंग्स टू बायर। लेकिन यहाँ पर रिस्क ऑफ गुड्स, ये बेचने के बाद ऑब्वियसली, क्योंकि बेचने से ओनरशिप पोजीशन दोनों ट्रांसफर हो गया, तो रिस्क ऑफ गुड्स बिलोंग्स टू बायर और रिस्क ऑफ गुड्स बिलोंग्स टू कंसाइनर। अच्छा, यहां पर क्या होगा, एनी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी कैन बी सोल्ड, कोई भी प्रॉपर्टी हम लोग सेल कर सकते, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो अनमूवेबल हो, लेकिन कंसाइनमेंट में क्या होता है, ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी ही बिक सकता है, ठीक है। जैसे अगर किसी को बिल्डिंग बेचना है, तो वो बिल्डिंग को कैसे वो एजेंट के पास तक पहुंचाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है, वो मूवेबल ही नहीं है, तो ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी, ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी सेल, कैन बी सोल्ड। और यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी हम लोग बेच सकते हैं, हम लोग मूवेबल प्रॉपर्टी या फिर अनमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी हम लोग बेच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक डिफरेंस हो सकता है, यहाँ पर कहां तक लिखा था, सिक्स्थ, सेवेंथ में देखो, सेवेंथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पर नो अकाउंट सेल्स, यहाँ कोई अकाउंट सेल्स नहीं बनता है, यहाँ पर कोई अकाउंट सेल्स नहीं बनेगा, सेल्स में कोई अकाउंट सेल्स नहीं बनता है, बट कंसाइनर में कंसाइनी प्रिपेयर अकाउंट सेल्स, कंसाइनी प्रिपेयर्ड अकाउंट्स सेल्स, अकाउंट सेल्स बनाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लाइंग नियर, नियर कंसाइनी बिलोंग्स टू कंसाइनर। जो कंसाइनी के पास क्लोजिंग स्टॉक रह जाता है वो एक्चुअली कंसाइनर का होता है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। नथिंग टू डू, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, नथिंग टू डू विथ अनसोल्ड स्टॉक। बायर और सेलर में ऐसा अनसोल्ड स्टॉक वाला कुछ केस नहीं होता है, जो सेलर है उसी के पास ही उसका स्टॉक रह जाता है, उससे बायर का कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस जो है, एक्सपेंसेस का भी एक डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं, एक्सपेंसेस आफ्टर सेल, बोर्न बाय बायर, बायर का ही होगा, एक्सपेंसेस आफ्टर सेल होने के बाद जो भी एक्सपेंस करना है उस प्रोडक्ट पे वो बायर का ही होगा, लेकिन एक्सपेंसेस
incurred by consignee, incurred by consignee, borne by consignor, वो कंसाइनर को लेना पड़ेगा उस खर्चे का रेस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, और लास्ट यहां पर जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट और लॉस बिलोंग्स टू कंसाइनर, कंसाइनर का होता है वो। लेकिन यहाँ पर जब बायर सेलर का रिलेशन होता है तो उस केस में प्रॉफिट और लॉस जो है वो क्या होगा, देखो आफ्टर सेल्स, तो प्रॉफिट और लॉस बिलोंग्स टू बायर। प्रोडक्ट खरीद के प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो बायर का होता है, वो कभी सेलर का नहीं होगा, ठीक है। उसके बिजनेस का प्रॉफिट लॉस का बात अलग है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बेच कौन रहा है, कंसाइनी, लेकिन प्रॉफिट किसका हो रहा है, कंसाइनर का। उसी रेस्पेक्ट में मैंने ये डिफरेंस लिखवाया, सेल होने के बाद प्रॉफिट हो या लॉस हो वो बायर का होता है, प्रोडक्ट खरीद के उसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ये छोटा छोटा मैंने डिफरेंस लिखवा दिया, काफी सारा हो गया यहाँ पर 10 डिफरेंस हो गया। तो इसका भी अगर तुम लोग को थियोरिटिकल आए या फिर कुछ भी एमसीक्यू वगैरह आए तो कर सकते हो। तो देखो थ्योरी पूरा कंप्लीट करवा दिया, नेक्स्ट दिन हम लोग इसके ऊपर सम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, आज इतना ही करते हैं।